आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है क्रिया की परिभाषा कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की सबसे पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। रीना गाती है तो इसमें गाती क्या है? क्रिया है। आंधी आएगी तो इसमें आना क्या है? क्रिया। बच्चा रो रहा है तो इसमें रोना क्या है? क्रिया है। बंदर पेड़ पर हैं या बंदर पेड़ पर बैठे हैं तो ये क्या है? क्रिया है। तो क्रिया आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द से किसी कार्य करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अब आता है धातु। धातु किसे कहते हैं? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है। क्रिया किससे बनेगी? मूल शब्द से क्रिया बनेगी और उसी को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। जैसे पढ़ लिख हंस चल गा सो देख खेल सुन, तो ये सारे क्या हैं? धातु हैं, क्योंकि इनसे ही क्रिया बनती है। अब इनसे क्रिया कैसे बनेगी? इसमें जब हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। जैसे पढ़ में ना प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ना, लिख में ना प्रत्यय जोड़ने पर लिखना, हंस में ना प्रत्यय जोड़ने पर हंसना, चल में ना प्रत्यय जोड़ने पर चलना, गा में ना प्रत्यय जोड़ने पर गाना, सो में ना प्रत्यय जोड़ने पर सोना, देख में ना प्रत्यय जोड़ने पर देखना, खेल में ना प्रत्यय जोड़ने पर खेलना, सुन में ना प्रत्यय जोड़ने पर सुनना। तो जिनमें हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वही क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। तो धातु से क्या बन सकती है? क्रिया बना सकते हैं। अब आता है क्रिया के भेद। तो क्रिया के भेद दो आधारों पर किए गए हैं। कितने आधारों पर? दो आधारों पर। एक तो क्रम के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। इन दो आधारों पर क्रिया के भेद किए गए हैं, क्रम के आधार पर, रचना के आधार पर। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्रम के आधार पर। तो क्रम के आधार पर भी क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद कौन से होंगे? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये दो भेद हैं वो क्रम के आधार पर होंगे। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया में क्रम होता है, तो जिस क्रिया के साथ क्रम रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया के साथ में क्रम रहेगा उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो माँ तो क्या है? करता है। पिलाती है क्या है? क्रिया है। मैंग दूध पीता है, मैंग क्या है? करता है। पीता ये क्या है? क्रिया है। तो इसमें बच्चा और दूध, तो ये क्या हो गए? क्रम हो गए। मैंग दूध पीता है तो इसमें भी ये दूध क्या है? क्रम है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिस क्रिया में क्रम होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में यदि कोई कर्ता जो कार्य करता है, कर्ता क्या करता है? क्रिया करता है, तो उसका फल किस पर पड़ेगा? क्रम पर ही पड़ेगा। ठीक है। इसमें देखो मैंग दूध पीता है तो मैंग तो क्या है? करता है, और पीता ये क्या है? क्रिया है। तो इस क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? क्रम पर पड़ेगा। तो उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? सकर्मक क्रिया, क्योंकि सकर्मक क्रिया में क्रम होता है। दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता के साथ क्रम का प्रयोग नहीं किया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता। जैसे पिताजी सो रहे हैं तो पिताजी तो क्या है? करता है, और सो रहे हैं एक क्रिया है। तो पिताजी जो काम कर रहे हैं उसका फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या हैं? करता है। खेल रहे हैं ये क्या है? क्रिया है। तो बच्चे जो क्रिया कर रहे हैं उसका फल भी किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया में क्या नहीं होता? क्रम नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में तो क्रम रहता है और अकर्मक क्रिया में क्रम नहीं होता है। अब आता है आगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। तो ये 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। जहाँ केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो एक ही क्रिया का प्रयोग करेंगे उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? सामान्य क्रिया। जैसे वह गया, तो गया एक ही क्रिया आ गई। तुम लिखो
तो लिखो एक ही क्रिया आ गई। तो जहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। दूसरा आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलाकर प्रयोग की जाए उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो संयुक्त क्रिया में कितनी क्रियाएं होंगी? दो या दो से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं, तो उसे हम कहेंगे संयुक्त क्रिया। जैसे पक्षी पेड़ पर जा बैठे, तो जाना भी क्या है? क्रिया है, और बैठना भी क्या है? क्रिया है। जैसे दूसरा उदाहरण मैं लिखता हूँ इसमें, वह खाना खा चुका है। ठीक है, तो इसमें खाना भी क्या है? क्रिया है, और चुका भी क्या है? क्रिया है। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं आती हैं वो संयुक्त क्रिया होती है। आगे आता है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से जो मिलकर जो क्रिया बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ से हो गया हथियाना, हाथ से हथियाना हो गया। बात से बतियाना हो गया। लात से लतियाना होता है। रंग से रंगना हो गया। गरम से गरमाना हो गया। तो ये जो धातु से जो मिलकर बनती है, कहने का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से मिलकर के जो क्रिया बनती हैं वो कहलाती हैं नाम धातु क्रिया। तो ध्यान में रखना, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है। कि कर्ता क्या नहीं करता? स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि क्या करता है? किसी अन्य को उस कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने मोहन से पाठ पढ़वाया, तो इनमें अध्यापक पाठ किससे पढ़वा रहे हैं? मोहन से पढ़वा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ रहे, मोहन से पढ़वा रहे हैं। तो इस प्रकार अध्यापक स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवा रहे हैं, यानी मोहन से कार्य करवा रहे हैं। रोहित ने आदित्य से पत्र लिखवाया, पत्र है वो रोहित ने नहीं लिखा, बल्कि किससे लिखवाया? आदित्य से लिखवाया। तो जहाँ स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाया जाता है वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसके आगे आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। एक तो होती है मुख्य क्रिया, और उससे पहले जो क्रिया आती है उसे कोई क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, तो उठ तो गए ही, लेकिन उससे पहले कौन सी क्रिया की थी? सो गया था, तो सोकर। तो सोकर हो गई, ये कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। और उठा हूँ, ये कौन सी क्रिया? ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही वह खेल कर आएगा, तो वह तो आएगा, आएगा ये तो मुख्य क्रिया हो गई, लेकिन खेल कर कौन सी क्रिया हो गई? पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अब आता है क्रिया के रूपांतरण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन होते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया भी विकारी शब्द है। इसके रूप में 4 प्रकार से परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार से परिवर्तन होते हैं? 4 प्रकार से। लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण और काल के कारण। इन 4 कारणों से इनमें परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले आता है क्रिया के लिंग। लिंग के कारण किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं? वाक्य में कर्ता ही लिंग के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग। इसी प्रकार स्त्रीलिंग कर्ता होने पर क्रिया भी स्त्रीलिंग रूप में प्रयुक्त होगी। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? पुल्लिंग होगी। और कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग ही होगी। जैसे अजय पढ़ता है, तो अजय पुल्लिंग है तो क्रिया भी क्या हो रही है? पुल्लिंग ही हो रही है। काव्या पढ़ती है, काव्या स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, यानी क्रिया भी स्त्रीलिंग ही हो रही है। तो जहाँ पर कर्ता
पुल्लिंग होगा वहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग होगी, और जहाँ पर क्रिया स्त्रीलिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है, वहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग ही होगी। क्रिया के वचन, अब वचन तो क्रिया के भी दो वचन होते हैं। हिंदी में वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्रिया वचन कर्ता अनुसार प्रयोग होता है। जैसे मोर नाच रहा है, मोर एक ही है तो रहा आ गया। मोर नाच रहे हैं यानी बहुत सारे मोर हैं तो रहे आ गया। तो इस प्रकार से क्रिया है वो वचन के अनुसार भी परिवर्तित होती है। अब आता है क्रिया के पुरुष। तो क्रिया के पुरुष का संबंध सर्वनाम से है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़े हैं ना आपने, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो पुरुष का संबंध है वो सर्वनाम से होता है। पुरुष भेद के कारण भी क्रिया रूपों में परिवर्तन होता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर पढ़ता हूँ आ गया, तू पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो इन दोनों में तो पढ़ता है आ गया, लेकिन इसमें पढ़ता हूँ आया है। तो इस प्रकार से पुरुष के आधार पर भी क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आगे आता है क्रिया के काल। तो काल के कारण क्रिया रूपों में परिवर्तन होता है। वह पढ़ता है तो वह पढ़ता है, ये तो हो गया वर्तमान काल। उसने पढ़ा तो यहाँ पर हो गया भूतकाल। वह पढ़ेगा, पढ़ेगा यानी आगे पढ़ेगा, तो ये हो गया भविष्यत काल। तो ये पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, ये क्या है, क्रिया हैं। तो ये काल के अनुसार इनमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो काल के अनुसार भी क्रिया में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो आपने पढ़ा है क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और क्रिया का रूपांतरण। धन्यवाद।